विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल पेपर 1 जारी किया गया है, जिसमें विज्ञान विषय 10वीं क्लास का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश विषय का जो है सॉल्यूशन दे दिया है और साथ ही साथ इसके बाद में मैंने मैथ्स पेपर भी आपको करवा दिया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइंस की। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसमें हम बात करेंगे सोशल साइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। और आपका जो है हिंदी, उसको भी हम करवा रहे हैं, तो हिंदी विषय भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया गया प्रश्न नंबर 1 से 15 तक जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू है। एक एक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। उसके बाद में जो है आपके रिक्त स्थान, इनके भी जो आपके दूसरा पार्ट जो रिक्त स्थान का होगा 16 से 20 तक होगा, जिसमें रिक्त स्थान एक एक नंबर के रहेंगे। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 से 12, इसमें पहले क्वेश्चन में 1 से 15 मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में 16 से 20 मिलेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो एक पंक्ति में उत्तर देंगे। 3 से 12 नंबर तक के प्रश्नों के एक पंक्ति में एक वाक्य में उत्तर देना है। उसके बाद जो है आपका 12 तक क्वेश्चन करने के बाद में आप 13वें क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो 13 से 19 तक के जो प्रश्न हैं ये 2-2 नंबर के होंगे, 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। और 20 से 27 तक के प्रश्न 3-3 नंबर के 50 शब्दों में। और 28 से 29 तक के प्रश्न जो है 6-6 अंकों के और 100 शब्द सीमा होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है यही आपका आधुनिक सिलेबस है, जो अभी लेटेस्ट सिलेबस 2022-23 के लिए जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आपका 2023 का सिलेबस आप देख सकते हैं कौन सा आपका विषय जो है कितने अंक कैरी करेगा। यहाँ पे मार्क्स लिखे गए हैं, तो ये आपका हर सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। तो ये टोटल 5 विषय मिलकर के ये जो आपके 25 नंबर देंगे। तो इसमें 5 विषय जो हैं यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके बाद 6 से लेकर 9 तक का जो आपका सब्जेक्ट है ये 23 नंबर का आएगा। और इसके बाद में 10वां और 11वां चैप्टर जो है आपका मिला करके 11 नंबर का आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है 12 से लेकर 16 तक जो है आपके 21 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इन सभी के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, नोट्स जरूर पढ़ लेना, उसमें से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। पहला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया, तो श्वसन में जो होता है हमारा क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो श्वसन में जो है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होती है, संचित ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है ना। अगर हम श्वसन अभिक्रिया देखें तो इसके रिएक्शन में क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया में एक आपको पता ही है ग्लूकोज को तोड़ता है श्वसन। तो इसमें H12 जो होता है आपका, फिर O6 ये आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, और ये हमें देता है क्या, तो हमें देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ ये हमारे को जल देता है, जल बनता है श्वसन क्रिया के दौरान, और साथ ही साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ में जल और ऊर्जा मुक्त होती है। जब ये ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो टूटता है। तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये 6 ऑक्सीजन अणुओं के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनते हैं, और साथ ही साथ 6 जो है हमारे पास में वाटर के अणु बनते हैं, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, जिन भी अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है उनको हम बोलते हैं ऊष्मक्षेपी। ठीक है, या ऊष्माक्षेपी। तो हम उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊष्माक्षेपी, तो आपको समझ में आ गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसको बोलते हैं हम। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं हम इसको, समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा जिसमें मुक्त होती है ऊर्जा जिसमें मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारी जो है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन जो है आपको ऊष्माक्षेपी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है। ध्यान रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक जो है आपको बताना है। सबसे पहला यौगिक आपको जो दिया गया है ये दिया गया है खाने का सोडा। अब इसके बारे में भी प्रश्न बनता है, इसीलिए हमें खाने के सोडा के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो हम खाने का सोडा होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, खाने का सोडे का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला जो होता है Na। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन H और कार्बोनेट जो है हमारा CO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको याद भी रखना है। कभी कभी पूछता है कि खाने के सोडे का सूत्र लिखिए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें आपसे पूछेगा नौसादर। नौसादर को हम क्या बोलते हैं, तो नौसादर को बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम को हम क्या लिखते हैं, NH4। ठीक है, और
एल। ठीक है, तो ये हमारा NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड हो गया। धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा क्या होता है, तो धावन सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसको हम बोलेंगे Na2 फिर CO2 3 इनटू में 10H2O। 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा धावन सोडा। और फिटकरी जो होता है, फिटकरी को जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोटास एलम बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैं बता देता हूँ, एक्चुअली आपसे पूछा तो नहीं जाएगा। KAl, ठीक है, फिर SO4 का होल टॉइस इंटू 12H2O। ठीक है, तो ये फिटकरी का फॉर्मूला हो गया। अब चारों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब इसमें बोला बहते हुए रक्त को रोकने के में उपयोगी यौगिक कौन सा है, तो आप सभी को पता है, आपके घरों में जब भी शेविंग की जाती है तो आपके फादर के पास में फिटकरी होता है, फिटकरी यूज़ करते हैं। तो फिटकरी क्या करता है, इसको जो है फिटकरी जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का अगर बना देंगे तो रक्त क्या हो जाएगा, बहता हुआ रक्त रुक जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो गया डी सही। समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, तो अधातु जो है इसमें आयोडीन है, और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। उसके बाद में सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात पूछ रहा है ये, या बता रहा है, या हमें बस सिंपली समझना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सरल जो भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन सुनते ही आपको मन में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, दोनों के बंधों से जो भी कंपाउंड बनते हैं वो हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिले हुए यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसमें हमारे पास मीथेन है। ठीक है, अभी ये सारे के सारे जो हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ये चारों जो ऑप्शन है ये हमारे को एल्केन श्रेणी के दिए गए हैं। ठीक है, किसके श्रेणी के हैं ये हमारे सारे के सारे ऑप्शन, एल्केन श्रेणी के। ठीक है, एल्केन श्रेणी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं एल्केन श्रेणी के दिए गए हैं। और एल्केन श्रेणी का, एल्केन जो श्रेणी होती है इसका सूत्र जो होता है वो भी कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारा सूत्र जो होता है ये होता है CN, ठीक है, H, फिर इसमें 2, फिर N, फिर +2। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला, सामान्य सूत्र भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देता है, कभी वन वर्ड में भी पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान रखना है आपको। तो इसका ये सूत्र होता है। अब ये जो सूत्र है ये सभी का सूत्र है, यानी एल्केन श्रेणी का सूत्र है, इन श्रेणी में ये काम करता है। अगर हमारे पास n की मात्रा, अगर हम n रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं, n बराबर हम अगर 1 रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रखिए, तो यहाँ पर CN, n की जगह 1 रखेंगे तो C कितना हो जाएगा, 1 C। और H2N +2 है ना, तो यहाँ पे देखिए +2 है और साथ में 2N है, तो H2 इंटू N है ना, तो यहाँ पर 1 रखा है n की जगह, तो क्या हो गया 2 + 2 H4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। n की जगह केवल आप क्या रखना है, 1 रखना है, तो n की जगह हम रख रहे हैं, तो हमारे पास एक कंपाउंड मिला CH4। CH4 क्या हो गया, तो CH4 जो है हमारा मीथेन हो गया। ठीक है, CH4 क्या हो गया, मीथेन हो गया। दूसरा, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ, तो n बराबर 2 रखूंगा तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा, आप n की जगह, इस सूत्र में केवल n की जगह ये रखते जाए, तो आपका दूसरा फॉर्मूला बनेगा C2H6। और C2H6 जो है ये हमारा होता है एथेन। ठीक है, तो हमारा जो है ये आ गया हमारे पास एथेन का फॉर्मूला। इसके बाद अगर मैं n बराबर 3 रखूं तो मेरे पास ये जो बनेगा ये C3 और H8 बनेगा। तो ये C3H8 जो है हमारा कहलाता है ये प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारा C भी हमने बना लिया। और n बराबर अगर मैं 4 रख दूं तो ये हमारे पास बनेगा C4H10, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अब आपसे सीधा सीधा पूछा है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो इसमें से देखिए सिंपली आप देखेंगे कि सबसे सरल कौन सा है, तो CH4 सबसे सरल है। आगे जा रहे हैं तो C2 बन जा रहा है, फिर आगे जा रहे हैं तो C3 बन जा रहा है, फिर आगे जा रहे हैं तो C4 बन जा रहा है। सबसे सरल, सबसे सिंपल कौन सा है, CH4 है। तो CH4 जो है हमारा मेथेन है, तो यही हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मेथेन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करते जा रहा हूँ हर जगह पे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना। जल्दबाजी करोगे कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही नुकसान है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हमेशा आप जानते हैं क्लोरोफिल पादप का है, और पादप में जो क्लोरोफिल का रंग होता है वो होता है हरा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो है आपका 7वां क्वेश्चन,
प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो है आपके मेरुरज्जु में बनते हैं, ठीक है ना। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में सभी को पता है क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, ठीक है ना। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और बाह्यदल क्या होते हैं? बाह्यदल जो होते हैं ना, ये पुष्प के नीचे जो है हरे रंग के पुष्प के नीचे हरे रंग के ये होते हैं। और ये जो है बाहरी आघात से, बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उससे इसका बचाव करते हैं। साथ ही साथ में अंडाशय जो है ये मादा जननांग है, ठीक है। अंडाशय क्या है? मादा जननांग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंडाशय क्या होता है, इसमें पौधों में मादा जननांग है। और जो अंडप है, अंडप को हम अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। ये अंडाशय में होता है। और परागकण जो है आप जानते हैं ये परागकोश में होता है। और परागकोश में जो परागकण के बाद में निषेचन होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 2n जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 2n, n की जगह क्या रखेंगे हम? 23। n का मान कितना होता है? 23। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल 2 × 23 कितना हो गया आपके? टोटल कितने होते हैं? 46, ठीक है ना। 24 लिख, टोटल कितने होते? 46। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कितने जोड़े की बात कर रहे हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। तो 100 ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो देखिए इसमें उल्टा पूछा है, न्यूनतम वेग पूछा गया है। कभी कभी पूछता है प्रकाश का अधिकतम वेग होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जितना ज़्यादा माध्यम गाढ़ा होगा, यानी जितना ज़्यादा माध्यम में डेंसर होगा, उतना ही प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा माध्यम है वो कांच होता है। कांच के बाद में आपका जो दूसरा माध्यम, कांच के बाद में जो कांच है सबसे ज़्यादा गाढ़ा, और इससे कम गाढ़ा जो है वो है जल, ठीक है। और जल से जो कम गाढ़ा है वो है आपका वायु, और वायु से कम जो है वो है आपका निर्वात, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भैया ये बोल रहा है न्यूनतम किस में होगा? तो सबसे अधिक तो होगा निर्वात में, क्योंकि ये सबसे कम गाढ़ा होता है। यहाँ पे वायु ही नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होगा? आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिर वायु में थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन प्रकाश चल जाएगा। जल में और ज़्यादा परेशानी होगी, और कांच में उससे भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो सबसे कम किस में हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। 11वें क्वेश्चन की बात करें, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म से प्रकाश की घटना में जो हम देखते हैं वो क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, तो विद्युत धारा हमेशा एम्पियर में मापी जाती है। इसका जो है आसानी से आप जानते हैं कि एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, कितने एम्पियर करंट आ रहा है, यही बात होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो प्रत्यावर्ती यानी कि एसी करंट की बात कर रहा है, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है। तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होता है। जितना भी होता है, हमारे सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट बनते हैं, डेवलप होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सारे 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनते हैं। क्योंकि हमारे भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 50 हर्ट्ज होगा भारत के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। आवेग का जो है एसआई मात्रक इसमें आपको नहीं दिया गया, ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि आवेग जो होता है आप जानते हैं, आवेग जो होता है जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँ अगर आवेग, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो ये इम्पल्स जो है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये हमारा होता है बल गुणा में समय अंतराल। क्या होता है? बल गुणा में समय अंतराल, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका होता है आवेग, ठीक है। आवेग में अगर मैं बल की बात करूँ तो बल जो होता है वो उसका हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बल को हम लिखते हैं फोर्स। और समय को क्या लिखते हैं? समय अंतराल। समय अंतराल को लिखते हैं डेल्टा टी, ठीक है, या टी स्मॉल टी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, टी भी लिख सकते हो आप। और फोर्स जो आप जानते हैं, फोर्स न्यूटन है, ठीक है। फोर्स क्या है? न्यूटन है। और साथ ही साथ जो टाइम है वो कैसा है? सेकंड है ना। टाइम किस में आता है? सेकंड में नापते हैं, और फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। तो इस तरह से आवेग का जो मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड हो गया। क्या हो गया? न्यूटन सेकंड,
ठीक है, न्यूटन सेकंड। यहाँ पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि न्यूटन सेकंड होगा। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट, केजी में लिखना चाहें तो केजी, इसका केजी आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये केजी मीटर पर सेकंड में, तो ये भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। वोल्ट वोल्ट होता है, वी से होता है। ओम जो है हमारा, आप जानते ही हो ओम। और जूल जो है हमारा जे से हो जाता है, या फिर हम उसको JOULE जूल लिखते हैं, या फिर कूलम को जो है COULMB कूलम लिखते हैं। और कूलम जो है ये आवेश का मात्रक है। किसका? आवेश का। आवेश का मात्रक जो है कूलम्ब है। ठीक है, और ओम जो है आपकी किसका मात्रक है? तो ये है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए वोल्ट किसका मात्रक है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये जो चीज़ें, आवेश का मात्रक पूछा, आवेग का मात्रक पूछा गया, आवेग का मात्रक इसमें नहीं है। और हमने अभी आपको बताया कि आवेग का मात्रक या तो होगा न्यूटन सेकंड या फिर होगा केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, हम केजी मीटर पर सेकंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये मात्रक इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। तो आवेग का मात्रक ना पूछते हुए यहाँ पे आवेश का मात्रक पूछता तो हम ऑप्शन दे सकते थे कि कूलम्ब जो है आवेश का मात्रक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो रासायनिक जब अभिक्रिया होती है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड जो भी आप मिला करके इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या, ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद बनता है जो उत्पाद कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्पाद। उसके बाद में अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को खालिस्तान बनाता है। तो अम्ल क्या करता है? देखो, अगर मिथाइल ऑरेंज, मान लो कि मिथाइल ऑरेंज जो है ना, मैं मिथाइल ऑरेंज को लिखता हूँ MO, मिथाइल, M से मिथाइल और O से ऑरेंज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। तो मिथाइल ऑरेंज को अगर हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, क्षार से जब हम इसको क्षार मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाता है पीला। कैसा हो जाता है? पीला। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज में क्या मिलाएं? अम्ल मिलाएं, अम्ल मिलाएं, तो ये हमें देता है गुलाबी। गुलाबी मतलब लाल की तरह। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे नीला और लाल, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द्विबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन को खालिस्तान कहते हैं। तो जिसके अंदर भी द्विबंध यानी कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, C और C में डबल बॉन्ड जो होता है, इसका जो होता है डबल बॉन्ड, ये हमारे एल्कीन में होता है। तो हमारे पास एल्कीन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अग्न्याशय से खालिस्तान स्रावित होता है। तो अग्न्याशय से आपको सभी को पता होना चाहिए कि इंसुलिन स्रावित होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन सही हो जाएगा ऑप्शन। अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को जो हम क्या कहते हैं? तो हम अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को निषेचन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? निषेचन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा 1 अंकों के प्रश्न। तो 1 अंकों के प्रश्न जो है 3 से लेकर 12 तक। तो पहला प्रश्न, CaO और ब्रैकेट में S है का सामान्य नाम लिखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये CaO क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये चीज़ क्या है? कंपोनेंट कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन इसका सामान्य नाम पूछा है, तो सामान्य नाम हो जाएगा, इसका ध्यान रखो, चूना पत्थर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर, सामान्य नाम में। इसके बाद में धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? तो धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। इसके बाद में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो है हम 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, कैरेट में व्यक्त करते हैं। अगला जो है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आपको लिखना है। तो इथाइल अल्कोहल, जिसको हम जो है आप जानते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं, तो इसका एथेनॉल भी बोलते हैं, और इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। कभी कभी क्या है, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी लिखा जाता है, C3CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कार्बन कार्बन कितने हैं? कार्बन कार्बन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन 3 और 2 कितने हैं? 5 हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है। OH 1 है, तो OH 1 है। समझ गए आप? तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए भी लिखता है एग्जामिनर, थोड़ा सा संभल के आपको समझना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसको जो है डॉबेराइनर ने प्रतिपादित किया था। मैं नाम लिख देता हूँ, डॉबेराइनर
राइनर, ठीक है, डोबे राइनर ने प्रस्तुत किया था, त्रिक का नियम दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता है, थायराइड जब कम होता है तो हमारे को क्या हो जाता है? घेंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नर हार्मोन का नाम लिखना है। नर हार्मोन आप सभी जानते हैं, नर हार्मोन जो है होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारा होता है नर में। अगर ये मादा में पूछ ले तो एग्जामिनर का तो मूड के भरोसा नहीं है ना, तो मादा में जो होता है वो हमारा एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और एक और होता है, ठीक है, एंड, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। ये है नर में और ये दोनों हैं मादा में। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायप्टर, डाईऑप्टर, ऑप्टर, ठीक है। कई लोग तो डायप्टर इस तरह से लिखते हैं और कोई लिखते हैं डायोप्टर। तो यहाँ पर डायोप्टर भी लिखोगे ना, ये भी लिखते हो, आधा ट लिख आधा ट भी लिख सकते हो, आधा प भी लिख सकते हो, तो डायप्टर भी लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि हाँ आपने लिखा तो वही चीज़ है। बस हिंदी में लिखने में अगर एक आधी मात्रा, जो केवल हिंदी विषय में ही मात्राओं में मिस्टेक ज़्यादा देखी जाती है, साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आपके ग्रामर सेक्शन या ग्रामर की मात्राओं को, त्रुटि को ज़्यादा नहीं देखा जाता, ठीक है। अच्छा, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है, 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगर ये पूछता कि श्वेत रंग कितने मूल रंगों से बना होता है, तो केवल 3 मूल रंगों से बना होता है, 3 मूल रंगों से बनता है। और वो 3 मूल रंग कौन कौन से होंगे? तो आपको पता होना चाहिए, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा और नीला, ठीक है। तो ये आपके 3 मूल रंगों से बना होता है। अगर 3 मूल रंग पूछता तो लाल, हरा, नीला 3 ही रंग बताते, लेकिन इसमें केवल सीधा सीधा श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? तो 7 रंगों से, यानी कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो सभी को पता है 746 वाट होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे आपके इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर शायद ना पता था, अब आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी से, यही पैटर्न रहेगा, पैटर्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। अभी मॉडल पेपर 1 है, ये आपका मॉडल पेपर 1 आप देख रहे हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर जैसे ही जारी होता है तो उसको भी हम आपको करा देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर सीमा 30 शब्द है और आपको 2-2 अंकों के दिए गए हैं। इसमें आपसे एक जो प्रश्न पूछा गया, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, आपको जो है बताना है, उनके नाम लिखना है। आसानी से आप बता सकते हैं ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। आप अभी मैंने आपको एक ऊष्मा क्षेपी का जो है अभिक्रिया बताई थी, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ऊष्मा के आधार पर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करना होगा। अगर आप पूरा डिटेल आंसर चाहते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन के भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारे आंसर दे दूंगा। कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, यानी कि कौन सी धातुएं में जो है आसानी से जंग नहीं लगता है, ये आपसे पूछा गया। उन धातुओं के नाम आसानी से लिख सकते हैं जो धातुएं संक्षारित नहीं होती है, जिसमें गोल्ड होता है, आपका सिल्वर होता है ना, और कौन सा, प्लेटिनम होता है। इसके बाद जो है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लिखा था? तो मेंडलीफ ने जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। इसके बाद में विद्युत जनित यानी डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित यानी डायनामो जो है, ये फैराडे के नियम जो है, फैराडे ने नियम दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे द्वारा जो नियम दिया गया था उसके सिद्धांत पे कार्य
करता है। अगला जो क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि सौर सेल बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अगला जो पार्ट है, आपसे पूछा गया CFC का पूरा नाम बताइए। तो CFC को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, कोलीफॉर्म जीवाणु मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। ठीक है, तो ये हमारे जो है आंसर हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20 से 27 नंबर तक के जो है 3 अंकों के प्रश्न होंगे। ठीक है, 8 प्रश्न होंगे और 50 शब्द जो है सीमा है। पहला जो प्रश्न है इसमें, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया अगला, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? यानी कि सीधा सीधा जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर आपको बताना है, टेबुलर फॉर्म में बता देना। निषेचन किसे कहते हैं? अच्छा, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप जिसको जीनोटाइप कहते हैं वो क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होने चाहिए, ये आपको बताना है। और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यानी कि कितना पानी से मूत्र बनना चाहिए, ये किस तरह से होता है, ये आपको बताना है। अगला जो है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, इसकी संरचना जो है यानी कि चित्र आपको बनाना है। अथवा में है नेफ्रॉन यानी कि वक्राणु का, इसका भी आपको चित्र बनाना है। तो या तो आप ऊपर वाले दो करें या नीचे वाले। अनिश्चित क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इनमें दोनों में आपको टेबुलर फॉर्म बना करके, टेबल बना करके दोनों तरफ, एक तरफ अनिश्चित लिखे, एक तरफ प्रतिवर्ती क्रिया लिखें और दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जब पूछा गया आपसे, ओम का नियम लिखिए एवं ओम का नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ का आरेख भी बनाइए। ओम का नियम भी मैंने समझाया हुआ है, आप वीडियोस अगर देखते हैं मेरे बनाए हुए तो अच्छी बात है, उससे आपको काफ़ी समझदारी और जो है आपका नॉलेज जो है बढ़ जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको और वह दोनों ही करने हैं। अथवा में आपसे जो पूछा गया, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं ये हिंदी मीडियम के सारे नोट्स हैं, 1 से लेकर 16 चैप्टर तक विज्ञान के। ठीक है, विज्ञान के 1 से 16 चैप्टर तक के पीडीएफ में है। क्या है यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण सूचना, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए साइंस यानी विज्ञान के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए फ्री में, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो उसी एक ही प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम का भी दिया है और आपको इंग्लिश मीडियम का। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी इसको देख लेना, प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भैया एक बात और बता दूं मैं आपको, शेयर करना मत भूलना। हो सकता है ये वीडियो आपको काम की ना लग रही हो, लेकिन ये दूसरों को जो पढ़ते हैं और जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू शेयर। ठीक है, जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करें, टेलीग्राम ग्रुप जो भी आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंटरनेट में जो भी आप यूज़ करते हैं। अथवा पार्ट में जो है, घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, इसका रीज़न आपको बताना है। श्रेणी क्रम संयोजन जैसे ही लगाएंगे, अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो आगे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है काम करने बंद कर देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसीलिए हम नहीं लगाते हैं, हम सभी को समांतर क्रम में इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव तार जा रहा है, ये नेगेटिव तार जा रहा है, ये नेगेटिव तार जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे बीच में मैंने लगाया एक बल्ब, यहाँ लगाया आपका एक बल्ब। ठीक है, और सॉरी यहाँ बल्ब लगाया, यहाँ बल्ब लगाया और इसको मैंने इधर से जोड़ दिया और इधर से जोड़ दिया। ठीक है, अगर ये तार खराब हो गया या इंस्ट्रूमेंट ये खराब हो गया तो इसकी सप्लाई बंद होगी, ना कि ये इस पूरे तार में सप्लाई बंद होगी, ना तो इस तार में बंद होगी ना इस तार में। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। और किसी विद्युत में लघुपतन कब होता है? तो आप जानते हैं अत्यधिक जब भार आ जाएगा, ओवरलोड जो हो जाएगा तो लघुपतन हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप बता सकते हैं। तो ये आपका जो है इस तरह का पैटर्न रहेगा, नया जो 2023 का नया पैटर्न है 100% सिलेबस के हिसाब से। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे। सारे सिलेबस के क्वेश्चंस जो भी आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, उनको बस ध्यान से पढ़ते जाइए, आपको बोर्ड में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, डू शेयर।